ऑल्टमैन मॉडल जी स्कोर, ये एक ऐसा मॉडल है जिसको हम यूज करके एक कंपनी या एक फर्म की बैंक कैपेंसी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इट इज अ न्यूमेरिकल मेजरमेंट। ये क्या है? एक न्यूमेरिकल मेजरमेंट है। न्यूमेरिकल मेजरमेंट यूज टू प्रिडिक्ट द चांसेस ऑफ बैंकरप्टेंसी या इंसॉल्वेंसी या सॉल्वेंसी। दिस मॉडल्स कंबाइंस 5 फाइनेंशियल रेशियोज। यानी ये मॉडल ऐसा रेशियो है जो ऐसे रेशियोज को यूज करता है जो हम पहले ही कभी ना कभी पढ़ चुके हैं, टू प्रिडिक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंपनी बिकमिंग इंसॉल्वेंट इन नेक्स्ट 2 years। मतलब ऐसी कंपनी जो दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, प्रॉफिट ज्यादा दे रही है, लेकिन क्या पता वो बैंकरप्ट भी हो सकती है। जैसे हमने पिछली वीडियोस में बात की है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी को तो बढ़ा सकते हो, विंडो ड्रेसिंग कर सकते हो। क्या पता वो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी हो बिकॉज ऑफ आपने लोन ज्यादा ले लिए हो, आपने, जिसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ गई है, बट आपकी इक्विटी स्टेक पे लग गई है। द फॉर्मूला टेक्स इनटू अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी, लेवरेज एंड लिक्विडिटी। लेवरेज यानी कि कितना डेट फाइनेंसिंग है, लिक्विडिटी यानी कितना वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है, और सॉल्वेंसी का मतलब कि आपकी कंपनी बैंकरप्ट तो नहीं होनी, डूबने वाली तो नहीं है, स्टक तो नहीं हो गई है। और एक्टिविटी रेशियोज, एसेट टर्नओवर हो गया या जितनी भी एक्टिविटीज हुई, ये 5 एरियाज पे ये काम करता है। ठीक है। और इस मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो 72% है, या अप्रॉक्स 70% है। जो वो प्रिडिक्ट करता है वो 70% एक्यूरेट होता है। अगर जब ये एक्यूरेट नहीं होता तो इसका मतलब क्या है कि वो अच्छी बात है। मैंने प्रिडिक्ट किया था कि कंपनी डूब जाएगी, बट वो कंपनी डूबी नहीं, वो अभी तक चल रही है। तो ये फॉल्स नेगेटिव होता है, मतलब गलत नेगेटिव होता है, या फॉल्स पॉजिटिव होता है कि था गलत लेकिन आउटकम पॉजिटिव हो गया। ऑल्टमैन वो यूजेस अ वेटिंग सिस्टम अलोंगसाइड द रेशियोज। ये वेट्स को भी यूज करता है। हर रेशियो को उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से, उसकी वैल्यू के हिसाब से इसको एक इंपॉर्टेंस या वेट दी हुई है, जिसका वेटेज करके हम अपना जी स्कोर कैलकुलेट करते हैं। तो जी स्कोर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये चीज क्या है? जीटा, यानी जी, जी स्कोर, जो हमारा आउटपुट होता है, जो हमारा सारे रेशियोज कंबाइन करने के बाद हमारे पास एक वैल्यू आती है। तो पहले रेशियो को 1.2 ए प्लस 1.4 बी प्लस 3.3 सी प्लस 0.6 जी एंड प्लस 1 ई, ये 5 फॉर्मूलाज हैं अलोंग विद इट्स वेटेजेस। ठीक है। तो ये रेशियोज कौन कौन से हैं? पहला हमारे पास रेशियो आता है वर्किंग कैपिटल रेशियो। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो इस तरीके से आपके पास वर्किंग कैपिटल आ जाता है। और उस वर्किंग कैपिटल को आप डिवाइड करते हो टोटल एसेट से। टोटल एसेट्स कैसे आते हैं? करंट एसेट प्लस फिक्स्ड एसेट्स। सही है। और रिटेन्ड अर्निंग्स, पहला वाला रेशियो क्लियर है, कोई मसला नहीं होगा आई गेस। और रेशियो बी कौन सा होता है? रिटेन्ड अर्निंग्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। रिटेन्ड अर्निंग्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। इस रेशियो का कोई नाम नहीं था तो आप इसको सिंपल रीटा या रेटा बोल सकते हो। सही है। तो रिटेन्ड अर्निंग कैसे निकलती है? जब आपकी नेट इनकम आती है, उसमें से आप डिविडेंड्स को माइनस करते हो तो आप आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स आती है। तो ये इसका फॉर्मूला है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। ये सिंपल से फॉर्मूला है, ये भी आपको आता होगा। और रेशो डी कौन सा है? मार्केट वैल्यू अपॉन टोटल लाइबिलिटीज। मार्केट वैल्यू कैसे निकलती है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। इससे मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाती है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाती है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो फिफ्थ रेशियो कौन सा है? टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, एसेट टर्नओवर रेशियो। सिंपल, ये 5 रेशियोज हैं, बहुत आसान है। ठीक है। और इसमें एक चीज नोट करने की क्या है, मतलब जितने भी रेशियोज हम कैलकुलेट करते हैं या जिन रेशियोज को हम यूज करते हैं, वो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो कोई फिक्स नहीं है कि भाई करंट रेशियो निकालना है, टोटल एसेट निकालना है, एवरेज एसेट निकालना है। तो ये यूज करना एक अकाउंटेंट की या एक कंपनी की अपनी पॉलिसी पे ऊपर डिपेंड करता है।
जो स्टैंडर्ड रेशो है या जो एक रेशो है वो है अर्निंग पर शेयर, जो हम पिछली वीडियोस में आई गेस बात कर चुके हैं। क्योंकि ईपीएस को यूज करके हम बहुत सारी मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। तो जो ईपीएस का जो रेशो है वो एक स्टैंडर्ड रेशो है, इसके अलावा कोई स्टैंडर्ड रेशो नहीं है। आप उनको अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, उसके हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। इसीलिए जब टोटल एसेट्स हम कंसिडर कर रहे होते हैं ना, इट इज रिकमेंडेड टू एक्सक्लूड द इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स में क्या आते हैं? गुडविल आ गई, रॉयल्टीज आ गई, किसी चीज को आपने परचेज किया हुआ एज एन सिक्योरिटी, तो वो इंटेंजिबल एसेट आपके टोटल एसेट में अगर ना इंक्लूड करेंगे तो वो आपको और रियलिस्टिक और अच्छा रिजल्ट देंगे। सही है, तो ये इसका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में एक चीज नोटिस करने की एक और है, वो ये है कि सारे, चाहे रेशो ए है, चाहे रेशो बी है, चाहे रेशो सी है, या रेशो ई है, सारे के सारे एसेट्स और सारे के सारे रेशो में टोटल एसेट्स से डिवाइड किया जा रहा है। और एक ऐसा रेशो है जो रेशो डी है, जिसको हम फोर्थ रेशो कहते हैं, सिर्फ वो टोटल लाइबिलिटीज से डिवाइड होगा। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद करने में इजी हो, और इसको अपने मतलब अपने दिमाग में बिठाने के लिए आप सिंपल बोल सकते हो कि वर्किंग कैपिटल लिक्विडिटी बताता है, रिटेन्ड अर्निंग सॉल्वेंसी बताता है, ईबीआईटी ये एफिशिएंसी बताता है। मतलब इस तरीके से आप अपने माइंड में इस चीज को सेटअप कर सकते हो। और इसकी रेंजेस क्या होती है? अगर 0 से लेके 1.8 के बीच में वैल्यू आ रही है, 0 से लेके 1.8 के बीच में वैल्यू आ रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रेस जोन। डिस्ट्रेस मतलब परेशानी की बात है कि आप लाइकलीहुड आप बैंकरप्ट हो सकते हो। और ये ग्रे जोन होता है, 1.8 से 3 के बीच में ग्रे जोन होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और 3 से ऊपर जितनी भी वैल्यूज आती है ना, इसका मतलब कि आप सेफ जोन में, और ये यहाँ पे लिखी भी हुई, सेफ जोन, लो लाइकलीहुड ऑफ बैंकरप्टेंसी। मतलब 2 साल तक तो आप बैंकरप्ट नहीं हो, उसके बाद हो गया अलग बात है, बट 2 साल तक आप बैंकरप्ट नहीं हो। अब 1.8 टू 3 के बीच में जो आता है वो ग्रे जोन, मॉडरेट रिस्क ऑफ बैंकरप्टेंसी। मतलब हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते, शायद अगले साल में इंप्रूव कर जाओ या सब अगले साल में थोड़ा और कमजोर हो जाए। तो ये ग्रे जोन होता है, टर्निंग पॉइंट होता है। लेकिन 1.8 से जब नीचे चला जाता है ना, तो डिस्ट्रेस जोन होता है और हाई लाइकलीहुड ऑफ बैंकरप्टेंसी होता है। लो, मॉडरेट एंड हाई। यहाँ पे लो रिस्क होता है, यहाँ पे मॉडरेट रिस्क होता है, और यहाँ पे हाई रिस्क ऑफ बैंकरप्टेंसी होता है। ये काफी सिंपल सा मॉडल है, इसकी जो बेसिक चीजें थी वो हमने देख ली हैं। अब हम इसकी कैलकुलेशंस पे करते हैं। अब ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इस तरह के आप अपने क्वेश्चंस भी डिजाइन कर सकते हो और उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अब इसमें हमें क्या दिया? करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, करंट लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज, नेट इनकम, डिविडेंड्स, सेल्स, सीओजीएस, एंड सेलिंग जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस, और प्राइस पर शेयर दी हुई है, नंबर ऑफ शेयर दिए हुए हैं। तो कैलकुलेट द ऑल्टमैन जी स्कोर एंड रिकमेंड वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। आपको इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से बताना है मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जितने भी रेशियोज का हम फॉर्मूला निकालेंगे ना, उनको हम इस वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। वेट्स जो लिखे हुए हैं ना, कोफिशिएंट, इनसे हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, पहले हम रेशो ए निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? रेशो ए निकाल लेते हैं। अब हमें ए निकालना है। ए क्या था? वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट्स, ऐसा ही था। तो वर्किंग कैपिटल मुझे गिवन नहीं है, बट मैं निकाल सकता हूँ। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कितने? 60 मिलियन है, और करंट लायबिलिटीज कितनी है? 40 मिलियन। 60 - 40, 60 - 40 विच इज 20 मिलियन। ऐसा ही है। और टोटल एसेट्स मेरे पास कितने हैं? और टोटल एसेट्स कितने हैं? फिक्स्ड एसेट्स 100 के, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो टोटल एसेट्स मेरे पास 160 मिलियन के हो जाएंगे। सही है, 60 + 100, 60 + 100।
ये हो जाएगा 160। ठीक है, तो ये 160 हो जाएगा। अब दूसरा रेशो आता है मेरे पास, रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या था? रिटेन्ड अर्निंग्स अपॉन टोटल एसेट्स। रिटेन्ड अर्निंग कैसे निकालते हैं? नेट इनकम माइनस डिविडेंड। ये नेट इनकम है और ये डिविडेंड है, इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगा। तो रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगी 8 मिलियन। सही है। तो रिटेन्ड रीटा टोटल एसेट्स 8 मिलियन अपॉन टोटल एसेट्स कितने थे? 160 मिलियन। सही है। अब सी वाला रेशो कौन सा था? अभी मैं इनको कैलकुलेट इसलिए नहीं कर रहा ताकि फिर वो बीच में कैलकुलेशंस का टाइम ज्यादा हो जाए, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कम टाइम में प्रोडक्टिव चीज हो जाए। और सी वाला रेशो कौन सा था? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ईबीआईटी कैसे निकालते? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर सेल्स में से अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से सेलिंग जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ईबीआईटी आ जाएगा। क्योंकि ये मेरी खुद की एग्जांपल है या कहीं से डेटा कंपाइल करके बनाई हुई है, तो ईबीआईटी आपके पास क्या आ जाएगा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वो आ जाएगा 20 मिलियन का। ये 20 मिलियन कैसे आया? मैंने सेल्स में से 40 मिलियन को माइनस कर दिया। तो ईबीआईटी मेरे पास कितना आ गया? ईबीआई टी अपॉन टोटल एसिड्स विच वॉज 20 मिलियन, और टोटल एसिड्स कितना है? 160 मिलियन। अब ये 160 मिलियन में बार बार कैलकुलेट नहीं करूंगा क्योंकि एक दफा कैलकुलेट करके दिखा दिए। अगर किसी को मतलब समझ में नहीं आया तो वो पीछे जाके देख सकता है। अब थर्ड, सॉरी फोर्थ जो हमारा था उसमें मुझे जहां तक याद है एक ही ऐसा रेशो था जिसमें हम टोटल लाइबिलिटीज से उसको डिवाइड कर रहे थे, और यहाँ पे आती थी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलती थी वो हम जाके देख लेते हैं। प्राइस पर शेयर कितनी? 0.8, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 100 मिलियंस। तो हम कर लेते हैं 0.8 इंटू 100, और टोटल लाइबिलिटीज कितनी थी वो हम देख लेते हैं। करंट प्लस टोटल लाइबिलिटीज डायरेक्ट गिवन है विच इज 120 मिलियन। यहाँ पे हमें नॉन करंट गिवन नहीं है तो करंट लाइबिलिटीज को हम माइनस कर देंगे 120 से, तो हमारे पास आ जाएंगी 80 मिलियन की नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो टोटल लाइबिलिटीज है 120 मिलियन। सिंपल कर लेंगे, ये 80 हो जाएगा, 80 अपॉन 120 हो जाएगा, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। लास्ट वाला था ABCD ई वाला। ई में भी हमारे टोटल एसेट्स आते हैं, बट इनको हम डिवाइड करते हैं ना सेल्स से। सेल्स हमारे पास कितनी? 60 मिलियन। एसेट टर्नओवर 60 मिलियन डिवाइडेड बाय 160 टोटल एसेट्स। ये सब मिलियंस में है। जितना भी डेटा लिखा है ना ये सब मिलियंस में। ठीक है। अब मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, ये सब तो आ गया, इनको मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ। दो कॉलम्स बना देते हैं ताकि जी स्कोर हमारा एज इट इज आ जाए। ये आ रहा है मेरे पास 0.13, और ये आ रहा है 0.05, 0.13, 0.67, और ये आ रहा है 0.38। सही है। तो ये क्या आ गया मेरा वेरिएबल? क्या आ गया? वेरिएबल। अब इसके कोएफिशिएंट क्या थे? कोएफिशिएंट क्या थे? कोएफिशिएंट इसके थे
पहले वाले का था 1.2, 1.4, 3.3, 1.2, 1.4, 3.3, 0.6 और इसका वेरिएबल था 1। अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्रॉस नहीं, मल्टीप्लाई का साइन है। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और इनको ऐड भी कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी स्कोर आ जाएगा। तो जी स्कोर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जी स्कोर कैसे निकलेगा, समेशन ऑफ वेरिएबल इनटू कोएफिशिएंट। तो हमारे पास जी स्कोर आ जाएगा। तो जितना भी मल्टीप्लाइड का आंसर आ रहा है मैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। 0.13 into 1.2 which is 0.156, 0.156 ये आ रहा है। 1.4 into 0.05 ये आ रहा है 0.7 प्लस 3.3, 0.13 और 0.429 प्लस 0.42। सही है, तो ये सारा मेरे पास इंडिविजुअल वैल्यू आ गई। तो ये सब मैंने लिख भी दिया है। अब हम इस पे टोटल करते हैं तो टोटल वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 0.156। अगर काफी स्लो लग रही है तो आप इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हो ऑडियो की। प्लस 0.429 प्लस 0.402 प्लस 0.38। तो ये आ रहा है 1.437। ये हमारा क्या है, जी स्कोर। इसकी वैल्यू क्या आई है, 1.437। अब ये मॉडरेट है, लो है, हाई रिस्क है, ये हमें बताना पड़ेगा। क्योंकि ये वैल्यू 1.8 से कम है। क्या है, 1.8 से कम है। ये क्या है, अगर 1.8 से वैल्यू कम है तो इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रेस जोन है एंड हाई लाइकलीहुड ऑफ बैंकरप्टेंसी। तो हम इस पे कमेंट कर देते हैं, डिस्ट्रेस जोन, हाई लाइकलीहुड ऑफ बैंकरप्टेंसी, बैंकरप्टेंसी। अब जी स्कोर बता रहा है कि भाई आपकी कंपनी 2 साल में बंद हो जाएगी, आपकी कंपनी 2 साल में बैंकक्रप्ट हो जाएगी। तो इस बात का क्या मतलब है, अब मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मुझे पता है कि भाई किंगफिशर एयरलाइंस तबाह होने वाली है, वो ऑलरेडी ज्यादा लेवरेज्ड है, वो कभी भी बंद हो सकती है। तो एज अ इन्वेस्टर मैं कभी भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं चाहूंगा, भले कितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी क्यों हो। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होगा, जो लॉन्ग टर्म अप्रोच रखता होगा, वो कभी भी एक हाईली गियर्ड कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा, लुकिंग ऑन द अदर फैक्टर्स ऑल्सो। तो इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से भी मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूं। ठीक है, क्योंकि हमारे टोटल एसेट्स कितने, टोटल एसेट्स है 160 और टोटल लाइबिलिटीज कितनी है 120। तो 120 डिवाइडेड बाय 160 मतलब 75% ऑफ द कंपनी इज गियर्ड। सही है। और अभी हम इसका प्रॉफिट मार्जिन भी निकाल लें, सेल्स है 60 मिलियन और नेट इनकम आ रही है 10, तो इसका प्रॉफिट मार्जिन है 16.66%। तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट मार्जिन तो इंडस्ट्री को टच कर रहा है, बट गियरिंग बहुत ज्यादा है। ठीक है,